हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब एकदम बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और अपनी पढ़ाई लगातार कंसिस्टेंटली कर रहे होंगे। हम चैप्टर कर रहे थे अपना ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6, आवर कंट्री इंडिया के बारे में हम पढ़ रहे थे। बहुत कुछ इसमें हमने थोड़ा बहुत, बहुत कुछ तो नहीं, पार्ट 1 वीडियो में हमने पढ़ लिया था। हमने पढ़ लिया था कि हमारी इंडिया की लोकेशनल सेटिंग्स कैसी कैसी हैं, इंडिया कितना हमारा एरिया कवर करता है, ये हमने देखा था। ईस्ट टू वेस्ट हमारा इंडिया कितना कवर करता है और नॉर्थ नॉर्थ टू साउथ हमने कितना कवर करता है, हमारा एरिया जोग्राफिकल एरिया कितना कवर करता है। इसके साथ ही साथ हमने जो था इंडिया के नेबर्स पढ़ लिए थे और साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि हमारा 82 डिग्री 30 ईस्ट में हमारा जो है वो IST है, यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, जिसे हम स्टैंडर्ड मरीडियन ऑफ टाइम भी कहते हैं। इसको हमने एक्सप्लेन करा था, दूसरी बार एक्सप्लेन करा था, क्योंकि ये कंसेप्ट दोबारा रिपीट हुआ है एक तरह से। जो हमने लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड का जो चैप्टर था, हमने उसमें इस चैप्टर को पढ़ रखा था, थोड़ा सा कंसेप्ट को दोबारा इन्होंने जो था वो एक्सप्लेन करवाया था। उसके बाद हमने इंडिया के नेबर्स देख लिए थे, हमने कौन कौन, ये भी देखा था कि इंडिया के कौन कौन से आइसलैंड नेबर हैं जो बिल्कुल एक तरीके से चारों तरफ से पानी से घिरे हुए हैं, वो हमारे आइलैंड होते हैं। जैसे श्रीलंका है, ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। मालदीव भी हमारा चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, ये हम हमारे जो पड़ोसी हैं हमारे। उसके बाद हमने जो था इस मैप के, इंडिया के पॉलिटिकल मैप के थ्रू हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को जानने की कोशिश करी थी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किन किन स्टेट से जो है वह पास होता है। हमने इसके थ्रू जो है वो इंडिया की नॉर्थ से साउथ की तरफ की लोकेशन को समझने की कोशिश करी थी और वेस्ट से ईस्ट की तरफ से इसका क्या, यहाँ पर जो है वो इसके डिग्री लोकेट करते हैं, इसको हमने समझने की कोशिश करी थी। आज जो हम चैप्टर अपना कंटिन्यू करेंगे वो हम करेंगे पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स के साथ। हम अपने चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। और अगर आपने जो है मेरा पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा तो उसे आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वहीं से स्टार्टिंग है। आपको थोड़ा सा चैप्टर स्टार्टिंग में समझने की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ से। एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं कि हम देखते हैं कि इंडिया हमारा वास्ट कंट्री है, ये हमने पढ़ा था। एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। ये लेटेस्ट है कि 28 हमारे यहाँ राज्य हैं और 8 हमारे यहाँ यूनियन टेरिटरीज हैं। और अभी जो है वो हमारा जो जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर को डिवाइड कर दिया गया है 2 यूनियन टेरिटरीज में, लद्दाख और यूनियन टेरिटरीज में उसको डिवाइड कर दिया गया है। तो उससे हमारे 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज हमारे बन गए हैं। दिल्ली हमारा नेशनल कैपिटल है, ये तो सबको पता ही है। द स्टेट हैव बीन फाउंड मेनली ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। इंडिया में जो स्टेट बने हैं, जो स्टेट एस्टैब्लिश हुए हैं, वो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही हुए हैं कि गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र, बिहार में बिहारी हो गई, और कुछ स्टेट हमारे यूपी, मध्य प्रदेश, दिल्ली, ये हिंदी में हो जाएंगे। उसके बाद फिर पंजाब के कुछ एरियाज़ हैं जो आपके नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, यहाँ पर आपके जम्मू एंड कश्मीर में कश्मीरी लैंग्वेजेस हैं, ऑल दैट सारी चीज़ें सब लैंग्वेज के बेसिस पर जो है वो हमारे इंडिया के स्टेट्स जो हैं वो डिवाइडेड हैं। फिजिकल डिवीजन क्या है वो देख लेते हैं कि फिजिकल डिवीजन कैसा है। इंडिया इज मार्क्ड बाय अ डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल फीचर सच एज माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन, कोस्ट एंड आइलैंड्स। ये हमने पीछे पढ़ा था कि हमारे इंडिया में डाइवर्सिटी है, हमें पहाड़ देखने को मिलेंगे, हमें पठार देखने को मिलेगी, हमें जो है वो मैदान देखने को मिलेंगे, प्लेन्स, हमें कुछ जो है तटीय इलाके देखने को मिलेंगे, कुछ हमें जो है वो आइलैंड देखने को मिलेंगे, यानी कि द्वीप द्वीप हमें देखने को मिलेंगे। तो इतनी डाइवर्सिटी है हमारे कंट्री में। स्टैंडिंग एज सेंटिनल्स इन द नॉर्थ आर द लॉफ्टी स्नो कैप्ड हिमालयाज। देखिए नॉर्थ में जो ये सेंटिनल्स वर्ड है ना, सेंटिनल्स का मतलब होता है एक तरीके से एक आर्मी की तरह से काम करती है। सेंटिनल्स का मतलब हो जाता है एक तरीके से ऐसी चीज़ जो बिल्कुल हमें प्रोटेक्ट करती है, बाहरी चीज़ों से, दूसरी चीज़ों से हमें प्रोटेक्ट करती है, ऐसा तरीके से हम उसको सेंटिनल कंसिडर करते हैं। तो स्टैंडिंग एज सेंटिनल्स नॉर्थ में हिमालयाज जो हैं वो बहुत ऊंचे ऊंचे हैं, जो एक तरीके से सेंटिनल्स का काम करते हैं, ताकि बाहर से कोई आए हमारे अंदर, हमारे कंट्री में आए तो हमारा कंट्री एक तरीके से प्रोटेक्ट रहे। ठीक है, तो वो सेंटिनल्स के तरीके से काम करते हैं। हिमालय बेसिकली हिम प्लस आल्य से बना हुआ, जिसका मतलब होता है अबोर्ड ऑफ स्नो। अबोर्ड ऑफ स्नो का मतलब बिल्कुल स्नो से बिल्कुल कवर्ड है हिमालय, पूरे पर्वत जो है वो पूरी आपकी बर्फ से घिरी हुई है। द हिमालयन माउंटेन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन पैरेलल रेंजेस। हिमालयन माउंटेन्स जो है, अभी हम मैप में देखेंगे, हिमालयन माउंटेन्स जो है वो 3 पैरेलल रेंजेस से डिवाइड करी गई है। नॉर्थ मोस्ट में आपको ग्रेट हिमालय या हिमाद्री देखने को मिलेगा। कहाँ मिलेगा इसे देख लेते हैं। नॉर्थ मोस्ट में ग्रेट हिमालय और हिमाद्री।
नॉर्थ मोस्ट में ग्रेट हिमालय और हिमाद्री, आप यहाँ पर देखेंगे मैं इसको अलग कलर से करता हूँ शेड। तो ये आपका जो नदर्न मोस्ट रेंज आपको यहाँ पे दिख रही है, ये है आपकी हिमालय, ग्रेट हिमालय या हिमाद्री जिसे कहा जाएगा। ग्रेट हिमालय या हिमाद्री एक रेंज हो गई। इसी के ठीक पैरेलल में जो रेंज है मिडिल हाईएस्ट पीक्स की एक रेंज है जो लोकेटेड है द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक, सॉरी वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक जो है वो इंडिया की जो वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है वो यहाँ पर लोकेटेड है। कौन सी वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक लोकेटेड है इस रेंज में, वो आप ज़रूर बताइए मुझे कौन सी है। मिडिल हिमालयाज और हिमाचल लाइज टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री, हिमाद्री के साउथ में मिडिल हिमालयाज हैं, ये है आपकी हिमालय। और हिमालय के मिडिल में आपकी ये रेंज जो दिख रही है आपको यहाँ पर, ये रेंज जो जाती हुई दिख रही है आपकी, ये है आपकी मिडिल हिमालय, ये है मिडिल हिमालय या हिमाचल इसे कहा जाएगा। ठीक है, उस मैनी पॉपुलर हिल्स स्टेशन यहाँ पर सिचुएटेड हैं, उनके आप नेम फाइंड आउट करिए 5 हिल स्टेशन के, वो एक अलग है, टूरिज्म के पर्पज से है वो। आप अगर आप घूमने गए हैं उस रेंजेस में तो आप ज़रूर बताइए, और आप उसे फाइंड आउट भी कर सकते हैं गूगल करके। द शिवालिक इज द सदर्न मोस्ट रेंज, शिवालिक कहाँ पर है, शिवालिक आपकी है इस जगह पर सबसे बिल्कुल नीचे, अगर ये जो आपको दिख रहा है यानी ये शिवालिक रेंज आपकी जा रही है, ये शिवालिक आप देख रहे होंगे, मैं इरेज कर देता हूँ थोड़ा सा इसे। ठीक है, तो ये है आपका ग्रेट हिमालय आपको दिख रही है, ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय के बाद में आपके पास नीचे इसके मिडिल हिमालय है, और मिडिल हिमालय के सबसे नीचे जो है वो शिवालिक है। तो ये 3 जो है वो पैरेलल रेंजेस आपको देखने को मिल रही हैं। उसके बाद द नदर्न इंडियन प्लेन्स लाइज टू द साउथ ऑफ द हिमालयाज, हिमालयाज के साउथ में नदर्न इंडियन प्लेन्स हैं। अब ये हमने हिमालयाज देख लिए, हिमालयाज के साउथ में ये नदर्न इंडियन प्लेन्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ये हैं आपके नदर्न प्लेन्स, नदर्न इंडियन प्लेन्स जो यूपी के और बिहार के नदर्न एरिया को कवर करते हैं। ठीक है, ये हो गए आपके नदर्न प्लेन्स। उसके बाद दे आर ग्रेजुअली लेवल एंड फ्लैट, यानी ये जो है बेसिकली थोड़ा सा समतल हैं और फ्लैट हैं। These are formed by the alluvial deposit laid down by the rivers the Indus, गंगा, the ब्रह्मपुत्र and their tributaries। यानी यहाँ पर जो है ये फ्लैट इसलिए हो गए हैं थोड़ा सा क्योंकि ये फॉर्म्ड हुए हैं एलुवियल डिपॉजिट से, और एलुवियल डिपॉजिट जो आए हैं वो नदियों के साथ बहते हुए आए हैं। कौन कौन सी नदियों के साथ आए हैं, इंडस के साथ हैं, गंगा के साथ हैं, ब्रह्मपुत्र रिवर है और ट्रिब्यूटरी हैं। ठीक है, अब हम अगर थोड़ा सा मैप में देखें तो ये इंडस रिवर है, ये इंडस रिवर है, ये पहाड़ों से निकलती हुई आती है इस तरीके से, आप देख रहे हैं ना ये इंडस रिवर, और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं इनके कुछ हिस्सों से यहाँ से ये पहाड़ों से बहती हुई ऐसे निकल कर आती हैं, ये गंगा बहती हुई निकल कर आ रही है। ऐसे ही जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो यहाँ से निकलती हुई आती है, इस चाइना से सैंगपो में बनती हुई आती है और ब्रह्मपुत्र में आती है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है वो एलुवियल डिपॉजिट बन गए जिसकी वजह से ये लेवल जो है वो थोड़ा सा फ्लैट है, ये एरिया थोड़ा सा समतल है और फ्लैट है। अब एलुवियल जो डिपॉजिट है वो क्या चीज़ है, एलुवियल डिपॉजिट जो है दीज आर वेरी फाइन सॉइल्स ब्रॉट बाय द रिवर एंड डिपॉजिट इन द रिवर्स बेसन। बहुत बारीक मिट्टी होती है ये, बहुत बारीक मिट्टी जो नदियों के द्वारा लाई जाती है और वो जो है वो डिपॉजिट हो जाती है रिवर के बेसिन्स में। ठीक है, रिवर्स के बेसिन में डिपॉजिट हो जाती है, कि बैठ जाती है, एक तरीके से समतल बना देती है इस तरीके से मिट्टी को, उस जगह की लोकेशन को थोड़ा सा समतल बना देती है। ये एलुवियल डिपॉजिट बहुत ही बारीक मिट्टी होती है। ठीक है, ये एलुवियल डिपॉजिट हो गए। द रिवर प्लेन्स प्रोवाइड फर्टाइल लैंड फॉर कल्टीवेशन। तो इस जगह पर जो ये समतल एरिया बन जाता है, इस जो इलाके का, खासतौर जो नदर्न प्लेन्स हैं यूपी के और बिहार के जो नदर्न प्लेन्स हैं, इस जगह को जो है वो काफ़ी हद तक ये फर्टाइल बना देती है, क्योंकि ये मिट्टी बहुत ही ये फाइन क्वालिटी की मिट्टी होती है जिसमें एग्रीकल्चर, जिसमें कल्टीवेशन करना बहुत अच्छा होता है, फर्टाइल लैंड होती है ये। दैट इज़ द रीज़न फॉर हाई कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इन दीज प्लेन्स। इसी वजह से जो है वो इन जगहों पे पॉपुलेशन, जनसंख्या ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चर के चांसेस ज़्यादा हैं, एग्रीकल्चर के चांसेस ज़्यादा हैं और कल्टीवेशन यहाँ पर अच्छी होगी, एक तरीके से प्रोडक्टिविटी यहाँ पर अच्छी होगी, तो लोग यहाँ पर बसेंगे और बसने के साथ वो अपनी खेती किसानी करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर जो है वो पॉपुलेशन ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। तो यूपी में एक वजह ये भी हो सकती है पॉपुलेशन ज़्यादा है, बिहार में भी अच्छा खासा जो नदर्न एरिया है वो भी अच्छा खासा जनसंख्या वहाँ पर ज़्यादा है। इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया के जो वेस्टर्न पार्ट हैं उसमें लाई करता है ग्रेट इंडियन डेजर्ट। इंडिया का जो वेस्टर्न पार्ट है उसको देख लेते हैं भाई, इंडिया का वेस्टर्न पार्ट यहाँ पर ये है।
तो इंडिया के इस वेस्टर्न पार्ट में आपको मिलेगा यहाँ पर ये ग्रेट इंडियन डेजर्ट। क्या नाम है इस ग्रेट इंडियन डेजर्ट का? नाम आप मुझे बताइए। ग्रेट इंडियन डेजर्ट ही कहेंगे इसे। और ये यहाँ पर इंडिया के वेस्ट में है, तो ये रेगिस्तानी इलाका है, मरुस्थलीय इलाका है आपका ग्रेट इंडियन डेजर्ट। बहुत ही ड्राई, गर्म और काफ़ी सैंडी स्ट्रेच ऑफ लैंड है, यानी कि मतलब रेतीली ज़मीन है यहाँ पर बिल्कुल, क्योंकि ये रेगिस्तानी इलाका है तो रेत ही होगी, तो इसलिए बहुत ही सूखा और बहुत ही गर्म इलाका कहलाता है ये। गुजरात का राजस्थानी रीजन जो कहलाएंगे बेसिकली, जो आप देखेंगे तो यहाँ पे आप ये राजस्थान का एरिया कहलाता है। राजस्थान और गुजरात का कुछ हिस्सा जो है वो ग्रेट इंडियन डेजर्ट के अंडर में आ जाता है। बहुत ही कम वेजिटेशन है। अब जहाँ पानी की अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो जाहिर सी बात है वेजिटेशन बहुत ही कम होगी। अब हम साउथ की बात कर लें। साउथ ऑफ द नदर्न प्लेन्स लाइज द पेनिनसुलर प्लेटो। नदर्न प्लेन्स के साउथ में, नदर्न प्लेन्स कहाँ पे थे? नदर्न प्लेन्स हमारे ये थे, नदर्न प्लेन्स हमारे जो थे किस जगह पर थे? नदर्न प्लेन्स हमारे ये थे जो हमने अभी देखे, ये है हमारे नदर्न प्लेन्स। और इस नदर्न प्लेन्स के साउथ में क्या लाया करता है? हमारा पेनिनसुलर प्लेटो। पेनिनसुलर प्लेटो कौन से होते हैं? ये मैंने आपको बताया। पेनिनसुलर क्या होते हैं? जो तीन तरफ से पानी से घिरे हुए हों, तो वही तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ एरिया है आपका ये पूरा का पूरा। आप देखेंगे तो नदर्न प्लेन्स के इस एरिया में जहाँ पर जितना भी मैंने ये नीले रंग से अभी किया है, ब्लू कलर से, ये सारा का सारा रीजन आपका जो है वो एक तरीके से यहाँ पर लाया करता है पेनिनसुलर प्लेटो के हिसाब से। ट्रायंगुलर इन शेप है, बखूबी आपको यहाँ पर दिख रहा है शेप किस तरीके से बना हुआ होगा। द रिलीफ इज हाई अनइवन, दिस इज अ रीजन विद न्यूमरस हिल रेंजेस एंड वैलीज। यहाँ पर बहुत सारे जो है वो पहाड़ियाँ हैं और जो कुछ जो है वो वैलीज बनी हुई हैं, न्यूमरस वैलीज बनी हुई हैं यहाँ पर। अरावली इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंज ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट रेंज है अरावली रेंज। अरावली रेंज कहाँ पर है? ये आप हम इस मैप में अभी देख लेते हैं। अरावली रेंज कहाँ पर हमारी पड़ती है? अरावली रेंज है हमारी ये इस जगह पर, सबसे पुरानी रेंज है ये अरावली रेंज, हमारी सबसे पुरानी है। बॉर्डर इन द नॉर्थ वेस्ट साइड में ही बॉर्डर कर दी है। लोकेशन आपको बखूबी पता है, डायरेक्शन कैसे लिया जाएगा इसका बखूबी आपको पता है। द विंध्यास एंड सतपुरा आर इम्पोर्टेंट रेंजेस। विंध्यास और सतपुरा रेंजेस आपकी इंपॉर्टेंट हैं। ये विंध्यास रेंजेस हैं, ये सतपुरा रेंजेस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं ये रेंजेस, याद रखने की वाली बातें हैं इसमें सारी। विंध्यास रेंजेस और सतपुरा रेंजेस यहाँ पर आपको देखने को मिल गई। विंध्यास रेंजेस और सतपुरा रेंजेस यहाँ पर आपको देखने को मिल गई। उसके बाद नर्मदा और तापी रिवर होती हैं वो फ्लो करती हैं इस रीजन में, ये भी देख लेते हैं भाई नर्मदा और तापी कहाँ पर पड़ती हैं आपकी। दो रिवर दे रखी हैं, नर्मदा और तापी दोनों यहाँ पर मिल रही हैं। नर्मदा और तापी दोनों रिवर यहाँ पर मिल रही हैं, ये रिवर हमें यहाँ मिल जाएंगी। उसके बाद दीज रिवर्स वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं जो कि अरेबियन सी में जाके मिल जाती हैं, यानी कि ये वेस्ट डायरेक्शन में जाती हैं। यहाँ से कहीं इस ये नर्मदा रिवर है, यहाँ से कहीं ये फ्लो करती है, तापी यहाँ से कहीं फ्लो करती है और ये बहती भी जाती हैं और इस अरेबियन सी में ड्रेन हो जाती हैं। तो ये पूछा जा सकता है कि नर्मदा और तापी रिवर का फ्लो किस डायरेक्शन में होता है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती हैं। उसके बाद यहाँ पर जो वेस्टर्न घाट्स हैं और सह्याद्री बॉर्डर द प्लेटो इन द वेस्ट। वेस्टर्न घाट्स और सह्याद्री जो हैं वो वेस्ट के साथ जो है बॉर्डर शेयर करती हैं। वेस्टर्न घाट जैसे कि आप यहाँ पर देख रही हैं, ये वेस्ट के साथ बॉर्डर शेयर किए हुए हैं, और ईस्टर्न घाट्स जो होती हैं वो ईस्टर्न बाउंड्री को शेयर करती हैं। ईस्टर्न घाट्स आपकी यहाँ पर हैं जो ईस्टर्न एरिया को शेयर करती, ईस्टर्न कोस्टल को यानी ईस्टर्न रीजन को जो है वो कवर करती हैं ईस्टर्न घाट्स। उसके बाद वाइल द वेस्टर्न घाट्स आर ऑलमोस्ट कॉन्टीन्यूअस। वेस्टर्न घाट्स आप देखेंगे अगर ऑब्जर्व करेंगे तो ये पूरी एक रेंज पूरी कंप्लीट रेंज है, कंटिन्यूटी के साथ रेंज फ्लो वो बनी हुई है, यहाँ पे कहीं ब्रेक नहीं है। जबकि ईस्टर्न घाट्स में आप देखेंगे तो यहाँ पर एक ब्रेक यहाँ पर है, एक ब्रेक यहाँ पर दिख रहा है आपको देखने को मिल रहा है। तो ये जो है वो कंटिन्यूटी बनी हुई है इसमें वेस्टर्न घाट्स में, और ईस्टर्न घाट्स जो हैं वो ब्रेक्ड हैं, टूटी हुई हैं। एंड ईस्टर्न घाट्स आर ब्रोकन अनइवन, फिगर 6.3 में देख लिया। प्लेटोज रिच इन मिनरल्स लाइक कोर एंड आयरन ओर। इस जगह पर इस पठार में जो है वो खनिज की मात्रा ज़्यादा है, जैसे कि कोल है या आयरन ओर है, इसकी मात्रा यहाँ पर आपको ज़्यादा मिलेगी देखने को इन जगहों में। तो ये बहुत ही एक रिचफुल एरिया है, मिनरल्स का बच में भरमार है मिनरल्स की, और बहुत ही बेहतरीन इलाका है ये। यहाँ पर मिनरल्स मिलेंगे, आयरन ओर मिलेंगे आपको, एक तरीके से डाइवर्सिफाई और बहुत ही
क्वालिटी लैंड है यहाँ पर। अब हम बात कर लेते हैं वेस्ट में, ऑफ वेस्टर्न घाट के वेस्ट में, और ईस्ट में ईस्टर्न घाट के। अभी हमने जो देखा था वो देखा कि वेस्टर्न घाट्स के बारे में हम देख, लेकिन अभी हम ये देखेंगे कि वेस्टर्न घाट है ना, इस वेस्टर्न घाट्स के वेस्ट में, मैं शेड करता हूँ पोर्शन इसको येलो कलर से, ये है कोस्टल प्लेन्स जितने भी आपको दिख रहे हैं। येलो कलर हाईलाइट नहीं हो रहा सही से, ग्रीन का इस्तेमाल करता हूँ। आप ये देख रहे हैं जितना भी ये एरिया जो है ये पूरा कोस्टल रीजन है आपका वेस्टर्न के वेस्ट में। ठीक, उसी तरीके से ये कोस्टल एरिया है आपका ईस्टर्न के ईस्ट में, ईस्टर्न के ईस्ट में ये पूरा कोस्टल एरिया है आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसी की ये बात यहाँ पर उन्होंने यहाँ करी है कि टू द वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट के और ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट के लाई करते हैं कोस्टल प्लेन्स, यानी कि तटीय इलाके जैसे कहा जाएगा। ठीक है, द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर वेरी नैरो, ये भी आप बखूबी देखेंगे मैप में कि वेस्टर्न कोस्ट जो है वो काफ़ी नैरो हैं। ये वेस्टर्न कोस्ट जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो नैरो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर मच ब्रॉडर, ये भी आप देख सकते हैं। ईस्टर्न कोस्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर बॉर्डर है वो, यहाँ पर चौड़ाई ज़्यादा है, यानी कोस्टल प्लेन्स आपको यहाँ पर ज़्यादा चौड़े नजर आएंगे वेस्टर्न प्लेन्स के कंपैरिजन में। मैं फिर से इरेज करता हूँ इसे थोड़ा सा क्लियर हो जाए और आसानी से। आप यहाँ पर देखेंगे कि इन जगहों पर ये देखिए ये कितना चौड़ा इलाका है यहाँ पर। ठीक, उसी तरीके से यहाँ पे कितना चौड़ा इलाका, और यहाँ पे कितना ये कम चौड़ाई है, ये कम चौड़ाई है। तो कोस्टल एरिया जो ईस्टर्न घाट्स के ईस्ट में है वो ज़्यादा चौड़ा है, और वेस्टर्न घाट्स का जो कोस्टल एरिया है वो कम चौड़ा है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे। देयर आर नंबर ऑफ ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, बहुत सी ऐसी नदियां हैं जो ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं। महानदी रिवर गोदावरी कृष्णा कावेरी ड्रेन्स इनटू द बे ऑफ बंगाल। महानदी गोदावरी और कृष्णा कावेरी, महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी, देखिए आप ये देखिए ये है महानदी, ये है गोदावरी, ये है कृष्णा, और कृष्णा यहाँ पर है, ये कावेरी, ये सारी की सारी रिवर्स जो हैं ये बे ऑफ बंगाल में है। तो यानी अगर आपसे ये पूछे कि ईस्ट में फ्लो करने वाली कौन कौन सी रिवर्स हैं, तो ईस्ट में फ्लो करने वाली रिवर्स तो आप गंगा का भी नाम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन गंगा ही बे ऑफ बंगाल में आके मिलती है। उसके बाद फिर इसमें महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, ये सारी की सारी जो है वो ईस्ट में फ्लो करती हैं। नर्मदा और तापी जो है वो वेस्ट में फ्लो करती हैं। ये नदियाँ इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, इनके नाम आप इस तरीके से याद रखिए कि कौन सी किस डायरेक्शन में फ्लो होती है। उसके बाद दीज रिवर्स हैव फॉर्म्ड फर्टाइल डेल्टाज, ये बहुत ही बेहतरीन डेल्टा बनाती हैं माउथ एट देयर माउथ पर। द सुंदरबन डेल्टा इज फॉर्म्ड व्हेन द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल। अब ये रिवर्स जो होती हैं बहुत ही फर्टाइल डेल्टास बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं। डेल्टा कैसे बनते हैं इनको हम थोड़ा सा अभी मैप में देख लेते हैं। अगर मैप में हमें दिख रहा होगा, थोड़ा बहुत दिख रहा है, हम यहाँ पर देख लेंगे इस बांग्लादेश के मैप से। बांग्लादेश में सुंदरबन डेल्टा बनता है उसको हम समझने की कोशिश यहाँ पे करेंगे, उससे समझेंगे कि डेल्टा क्या चीज़ है। देखिए, जब रिवर फ्लो होके बहती हुई आती है और बहने के बाद जो है वो ओशियन में गिरती है, या बे ऑफ बंगाल में, या अरेबियन सी में कहीं गिरती है, या इंडियन ओशन में कहीं से भी गिरती है, लेकिन हम बेसिकली बे ऑफ बंगाल की बात करेंगे। तो यहाँ पर जो है वो सुंदरबन डेल्टा बनते हैं इस जगह पर। डेल्टा क्या चीज़ होती है, बेसिकली जब रिवर माउथ अपना बिल्कुल किनारे पर आ जाती है ना, तो वो ब्रेक कर देती है कुछ जगहों को, कुछ जगहों को तोड़ती हुई चली जाती है। जब तोड़ती है बाहर निकलती, जैसे ही वो ओशन में मीट होनी होती है, उससे जब मिलना होता है तो वो कई सारी जगहों को तोड़ देती है। अगर आप देखिए ऑब्जर्व करें, अगर आप अपना हाथ देखेंगे, आप अगर अपना हाथ देखेंगे तो 5 उंगलियां हैं। उन 5 उंगलियों के बीच में आपको जो गैपिंग देखने को मिल रही है ना, ठीक वैसा ही जो गैपिंग मिल रही देखने को, ठीक वैसे ही तरीके का आपको फिगर देखने को मिलेगा, वो डेल्टा का माना जाता है। आपकी जो पूरी बाजू है ना, पूरा जो आर्म है आपका, वो एक नदी है, और वो नदी जो है वो मिलेगी आपकी कहाँ पर जाके, ओशियन में। तो आप अपने आर्म को जो है वो आप कोई रिवर कंसिडर कर लीजिए, और जैसे ही आप अपनी उंगलियों पर पहुंचेंगे तो वो उंगलियां जो है वो आपको डेल्टा की तरह से बिहेव करती, आपको डेल्टा का वो एक तरीके से बताएंगे कि ये डेल्टा इस तरीके से फॉर्म होता है, वो डेल्टा की तरह आपको लगेंगी। अगर आप मैप में आप देखेंगे तो एक नदी निकलती हुई आएगी, और नदी जो है वो कई सारे हिस्सों में एकदम से टूट सी जाती है, तो वहाँ पर छोटे छोटे जो है वो मिट्टी के टीले से बन जाते हैं एक तरीके से, तो वो डेल्टा फॉर्म करते हैं। गूगल में आप सर्च करेंगे डेल्टा को तो आपको बहुत बेहतरीन इमेजेस आपको देखने को मिलेगी।
वैसे ही सपोज मैं इसको यहाँ पर एक एग्जाम थोड़ा सा इमेज बना के दिखाता हूँ। जैसे कि ये एक नदी आ रही है, ये फ्लो हुई नदी, तो नदी जब फ्लो हुई तो ये ब्रेक हो गई इस तरीके से, ये इस तरीके से ब्रेक हो गई। अब जैसे कि ये आपका एक आर्म आ रही है, बाजू आ रही है नदी की तरीके से, और यहाँ पर ये उंगलियों में डिवाइड हो गई इस तरीके से। तो यहाँ पर ये जितना भी पोर्शन यहाँ दिख रहा है आपको, इसको मैं अलग कलर से शेड करता हूँ। जितना भी येलो कलर का पोर्शन आपको दिखेगा, यहाँ पर जो है वो कुछ लैंड फॉर्म बन जाएंगे छोटे छोटे, तो वो डेल्टा बन जाते हैं। तो इस तरीके से आप डेल्टा समझ सकते हैं। तो जब नदियाँ आती हैं, गंगा की आती है नदी जो मिलती है आपके पास आके बांग्लादेश में गंगा के, उसके बाद जमुना बन जाती है। गंगा बेसिकली जब बांग्लादेश में एंटर करती है वो जमुना बन जाती है, जमुना बन जाती है। वो जमुना से ब्रह्मपुत्रा और साथ में मिलके ये सुंदरबन डेल्टा में गिर जाते हैं, तब ये इस तरीके का डेल्टा फॉर्म होता है। ठीक वही महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी रिवर भी जो है वैसे ही तरह के डेल्टा को फॉर्म करते हैं। तो उम्मीद है डेल्टा आपको बखूबी समझ में आ गया होगा। तो सुंदरबन डेल्टा जो है वो फॉर्म होता है जब गंगा और ब्रह्मपुत्रा का पानी जो है वो बे ऑफ बंगाल में आके मीट होता है, जब मिलता है तो वहाँ पर जो है वो सुंदरबन डेल्टा बनता है। तो सुंदरबन डेल्टा की आप इमेजेस देखेंगे, बहुत ही बेहतरीन इमेजेस आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कुछ फैक्ट के बारे में, कुछ हम फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। आपको पता है कोरल्स क्या होते हैं? कोरल्स जो होते हैं वो स्केलेटन्स होते हैं ऑफ टाइनी मरीन एनिमल्स कॉल्ड पॉलीप्स। बहुत मरीन मतलब जो एक तरीके से पानी के जो जानवर होते हैं ना, उनके स्केलेटन्स होते हैं, उनके बहुत जो टाइनी माइनर एनिमल्स होते हैं जिनको हम पॉलीप्स कहते हैं, उनके स्केलेटन्स को जो है वो कोरल्स कहते हैं। व्हेन द लिविंग पॉलीएप्स डाई, जब ये लिविंग पॉलीएप्स जो होते हैं जब ये मर जाते हैं तो इनके स्केलेटन्स जो होते हैं वो सिर्फ छूट जाते हैं। अदर पॉलीएप्स ग्रो ऑन द टॉप ऑफ द हार्ड स्केलेटन, जो हार्ड स्केलेटन्स होते हैं उसके ऊपर जो है वो और दूसरे पॉलीएप्स जो होते हैं वो ग्रो कर जाते हैं, और वो धीरे धीरे ग्रो करते 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 जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हायर से हायर बढ़ते चले जाते हैं, और जिसकी वजह से जो है वो कोरल आइलैंड फॉर्म होते हैं। 6.4 में आपको ये कोरल आइलैंड आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर ये कई सारे पॉलीएप्स होंगे जिनमें जो भी जिनका हार्डर स्केलेटन होगा उनके ऊपर ये धीरे 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 ग्रो होते चले जाएंगे, और ग्रो होने के बाद ये जो है वो एक बड़ा फॉर्म अपना लेंगे, एक बड़ा शेप अपना लेंगे। तो ये आप इमेजेस देख रहे हैं कोरल आइलैंड की, कोरल आइलैंड की आपको ये इमेज देखने को मिल रही है। ठीक है, डेंजर वाटर्स के बारे में कुछ बात बताई जा रही है, कुछ पोएम लिखी गई है बच्चों के द्वारा। अपर्णा सिन्हा ने जो है वो 9th स्टैंडर्ड की हैं, इन्होंने जो है वो डेंजरस वाटर के ऊपर एक पोएम लिखी हुई है। ऐसे ही वेदांत सोयन है, इन्होंने जो है वो क्लास 4th के हैं, इन्होंने सुनामी की जो ये किलर वेव्स हैं इनकी इमेज बनाई है। बहुत क्यूट सी इमेज है, अपने 4th स्टैंडर्ड लेवल के हिसाब से जो ये इमेज बना सकते थे वैसे इन्होंने की इमेज बनाई है। आगे हम पढ़ लेते हैं भाई, दो ग्रुप ऑफ आइलैंड हैं जो फॉर्म करते हैं इंडिया के पार्ट में, यानी लक्षद्वीप आइलैंड है हमारा जो कि लोकेटेड है हमारा अरेबियन सी में। कहाँ पर है लक्षद्वीप आइलैंड आपका? यहाँ देख लेते हैं भाई, ये है आपका लक्षद्वीप आइलैंड जो इंडिया में इंडिया के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है, और जो अरेबियन सी में है, अरेबियन सी कहाँ पर है? दीज आर कोरल आइलैंड्स हैं, ये कोरल आइलैंड है जो लोकेटेड है ऑफ कोस्ट ऑफ द केरला के ऑफ कोस्ट में, यानी केरला से कुछ ही दूरी पर जो है ये कोरल आइलैंड है, लक्षद्वीप आइलैंड के नाम से जाने जाते हैं। और अंडमान निकोबार आइलैंड है जो कि आपका बे ऑफ बंगाल में साउथ ईस्टर्न इंडियन मेनलैंड पर है। साउथ ईस्टर्न इंडियन मेनलैंड पे आपके जो है मिल जाएगा ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जिसके बारे में मैंने बताया कि ये सबसे एक्सट्रीम पॉइंट है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, तो ये आपका बे ऑफ बंगाल में है। वैसे ही ये कोरल आइलैंड है आपके लक्षद्वीप में मिलेंगे जो केरला के तटवर्ती इलाकों से कुछ ही दूरी पर आपको देखने को मिल जाएंगे। डू यू नो विच ग्रुप ऑफ आइलैंड वॉर अफेक्टेड बाय द सुनामी? 2004 की जो सुनामी आई थी उसमें कौन सा आइलैंड जो था वो अफेक्ट हुआ था सबसे ज़्यादा? इसके बारे में आपको क्या नॉलेज है फाइंड आउट करिएगा, आप इसको न्यूज़पेपर के थ्रू आप फाइंड आउट करने की कोशिश करिएगा, जो रिपोर्ट्स बताई गई हैं। एंड बाय स्पीकिंग टू पीपल, लोगों ने किस तरीके से जो है वो इस चैलेंज को फेस किया जब सुनामी ने स्ट्रक करा था इंडियन कोस्ट को। सुनामी एक ह्यूज सी वेव है जो जनरेट होती है ड्यू टू अर्थ इन द सी फ्लोर, अर्थक्वेक के थ्रू, यानी कि समुद्र में भूकंप की जब स्थिति आती है तो उससे एक लहरें उठती हैं, और लहरें बहुत ही ह्यूज होती हैं जिनका नाम दिया गया है सुनामी। तो सुनामी बहुत ही ह्यूज सी वेव्स होती हैं जो सी फ्लोर्स में जब अर्थक्वेक आता है तो उससे वो जनरेट होती हैं। ये कुछ एक्सरसाइजेज दे रखी हैं, इनको आप ज़रूर करिए। इसके बारे में हमने बताया था, साउथर्न मोस्ट हिमालय कहाँ पर हैं, सह्याद्री, और ये सारी चीज़ें, ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप ज़रूर करिए। कंसेप्ट थोड़ा से आपके और मजबूत हो जाएंगे। ये चैप्टर हमारा यहाँ पर फिनिश होता है, और इसी के साथ साथ जो है ये ज्योग्राफी की क्लास 6 की जो बुक है ये भी कंप्लीट होती है। अब हम जल्दी मिलेंगे क्लास 7th की ज्योग्राफी के साथ।
मैं 6 to 8 की सारी बुक्स जो एनसीईआरटी को जो है वो कवर करूँगा, कवर करने की कोशिश करूँगा, जितना मुझसे हो सकता है पॉसिबली अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगा मैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा लेटेस्ट वीडियो के लिए। इसी के साथ इस वीडियो को हम एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।